नेक्स्ट जो एनालिसिस है दैट इज द इंडिया विद इंडोनेशिया। तो कल 26 जनवरी था, रिपब्लिक डे। वहां चीफ गेस्ट कौन था कल का? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है कि इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में किस तरीके से रिलेशन रहा है। तो आप देखिएगा, जब इंडिया पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक अपना डिक्लेयर किया था 1950 में, तो फर्स्ट जो हमारा 26 जनवरी था 1950 में, उसके भी जो चीफ गेस्ट हैं वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इसलिए भी सिग्निफिकेंस है। इंडोनेशिया जब अपना कॉलोनियल लड़ाई लड़ रहा था डच के खिलाफ, अभी हम लोग डच देखे थे, नीदरलैंड को डच बोलते हैं, तो डच की कॉलोनी थी इंडोनेशिया। तो वहां पे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो इंडोनेशिया का बहुत सपोर्ट किए थे। एक तो सपोर्ट इस तरीके से किए थे कि जो डच का प्लेन है, शिप है, वो इंडिया का जहां जहां टेरिटरी था वहां से उड़ने नहीं दिया जा रहा था। और जितने भी वहां के फ्रीडम फाइटर थे इंडोनेशिया का, उनको हम लोग शरण देते थे। जैसे होता है ना कि मानी इंडिया का फ्रीडम फाइटिंग जब चल रहा था, तो इंडिया के भी तो क्रांतिकारी लोग भाग के इधर उधर जाते थे। तो जो सपोर्टिंग कंट्री था वो क्या करता था, उनको देता था रहने के लिए, रिफ्यूजी। ठीक है, ऐसे ही इंडिया ने ही इंडोनेशिया के भी केस में उनके जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनको हम लोगों ने जगह दिया था, और यहाँ पे सेफ शेल्टर दिया था। तो अभी भी इंडोनेशिया उस बात को याद करता है। जैसे कल वहां के प्रेसिडेंट आए थे, ये इस बात को बोल रहे थे कल जो उन्होंने स्पीच दिया है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया को हम लोग भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडोनेशिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है। इंडोनेशिया और इंडिया बहुत ही अच्छे मित्र थे। जब हम लोग 1960 के दशक में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किए थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था जब पूरी दुनिया दो पार्ट में बटी हुई थी, तो हमने कहा था दो पार्ट में किस में बटी थी? यूएस का एक पार्टी था, उनके देश थे जो एक इकट्ठा अभी भी देखिएगा लड़ते रहते हैं। यूएस और यूरोपियन जो है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब मिलके एक तरफ लड़ते रहते हैं। और दूसरा जो गोल होता ग्रुप होता है दैट इज द रस्सा, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये अलग अलग है, आपस में दो है। ये बहुत पहले से, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही ये दो ग्रुपिंग हो गई थी। तो इंडिया ने कहा कि हम किसी भी ग्रुप के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम दोनों से इक्वल रिलेशन रखेंगे। उसी को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। आर यू गेटिंग ना? नॉन अलाइनमेंट का मतलब मैं किसी की तरफ अलाइन नहीं हूंगा, मतलब मिलूंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों से दुश्मनी रखूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं यूएस से भी उतना अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करूंगा, उतना ही अच्छा रशिया से मैं करने की कोशिश करूंगा। अब ये नहीं कि मतलब ये नॉर्मल भी होता है, जैसे ये और ये आप दो लोग लड़ रहे हैं, आपस में दुश्मन है, तो नहीं होता कि मेरी दोस्ती इनसे हो गई तो वो मानेंगे कि ये मेरा दुश्मन होगा, इस तरीके का। तो इंडिया ने कहा इस तरीके का रिलेशन नहीं हो रहेगा, हमारा दोनों के साथ दोस्ती वाला रहेगा। हम दोनों से जब कोऑपरेशन की बात आएगी तो कोऑपरेट करेंगे, और जब हमें लगेगा कि किसी चीज का विरोध करना है तो हम विरोध भी करेंगे। तो उस समय इंडोनेशिया जो देश था वो इंडिया के सपोर्ट में आया था। एंड बांडुंग जो कॉन्फ्रेंस जिससे नॉन अलाइनमेंट बना था, वो इंडोनेशिया का ही एक सिटी है। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो यहाँ पे इसका डिस्कशन है। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज द एन इंड्यूरिंग कमिटमेंट टू द इंडो पैसिफिक। व्हाट इज द इंडो पैसिफिक? या इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, दो ओशियन है, उन दोनों को कंबाइन करके हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। अभी हम यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इंडिया चार कंट्री हैं जिन्होंने क्वाड बनाया है। क्वाड का मतलब आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और चाइना के डोमिनेंस को हम कम करना चाहते हैं। चार कंट्री कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, चारों हैं। चारों कहीं ना कहीं ये पैसिफिक में है, इंडिया जो है इंडियन ओशियन पे डोमिनेंस है। ठीक है, तो हम चारों मिलके जो चाइना चाइना भी दोनों तरीके से डोमिनेंस करना चाहता है, उधर वो डायरेक्ट पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है, और नीचे मैमैक के इन्फ्लुएंस से ये नीचे इंडियन ओशियन में कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने, चार देशों ने मिलकर हमने देखा है कि कहीं पे भी चाइना जो क्लेम करेगा, हम लोग उसका कहीं ना कहीं जाके विरोध करेंगे, अगर वो जेन्यून ना हो, एज पर द इंटरनेशनल लॉ नहीं हो। क्लियर हो रही है चीजें? तो यहाँ पे ये डिस्कशन है, इसको अभी हम लोग और ज्यादा थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट एनालिसिस इज द शुड गवर्नर हेड द स्टेट यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि काफी ज्यादा टसल है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। खासकर जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो, कौन करेगा, उसको लेके ये न्यूज में है। ये इसलिए भी टसल में रहता है क्योंकि इस पे जो लॉ है वो क्लियर नहीं है।
ये कॉलोनियल पीरियड से ही एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग था। पहले कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं था, क्योंकि पहले कॉलोनियल पीरियड में क्या था, एक ही पार्टी थी, ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था वही उसको रूल करता था, तो उसमें था नहीं जो सेंटर में करेगा वही स्टेट में भी करेगा। ब्रिटिश इंडिया सिंपल एक एक पावर रूल करता था। आजादी के बाद भी देखिएगा 1947 से 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस था। स्टेट में भी कांग्रेस हर जगह थी, सेंटर में भी थी। मैक्सिमम 90-95%, इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 90-95% कांग्रेस का डोमिनेंस था। तो भी कुछ लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हीं का सेंटर में भी रूल, उन्हीं का स्टेट में भी रूल, तो गवर्नर को लेके उतना लड़ाई नहीं होती है। लेकिन 1967 के बाद चीजें बदलनी स्टार्ट हुई। सेंटर में कांग्रेस की रूल थी, लेकिन कई स्टेट में उन्होंने दूसरे पार्टी को इलेक्ट किया। तो वहां से अब हो गया कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में आता है, और उसका चीफ मिनिस्टर कहेगा कि आप हमारे अनुसार उसका वाइस चांसलर कीजिए, और गवर्नर कहेगा कि चांसलर मैं हूं तो वाइस चांसलर मैं डिसाइड करूंगा। तब से टसल स्टार्ट हो गया। नॉर्मली ये है कि जो गवर्नर होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, वो किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है, और वो होगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट का होगा। ये चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे यूपी के अगर जो गवर्नर को कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो वो अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो किससे पूछ के लेंगे? वो सीएम से लेंगे, क्योंकि जैसे नॉमिनल हेड हमारी ये द्रौपदी मुर्मू है जो प्रेसिडेंट है, तो वो किससे पूछ के डिसीजन लेती हैं? पीएम से। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है कि जो स्टेट है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? यूनियन करता है। यूनियन जब करेगा, मानिए सेम पार्टी का गवर्नमेंट अगर स्टेट में भी है तो दिक्कत नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन इजी होगा। लेकिन अगर कोई अपोजिशन वाला हो गया, जैसे एक एग्जांपल लीजिए केरला का। केरला में जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज कम्युनिस्ट का है, कम्युनिस्ट पार्टी की है, तो वहां पे बीजेपी अपना पावर नहीं दिखा पाती है स्टेट लेवल पे। तो वो अगर यूनिवर्सिटी में इन्फ्लुएंस करना हो, क्योंकि अगर उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी आइडियोलॉजी बढ़ानी होगी। और आइडियोलॉजी कहाँ से बढ़ेगी? यूनिवर्सिटी से ही आती है। बच्चे जो पढ़ते हैं वही सीखते हैं, उसी को वो सपोर्ट करते हैं कि ये वाली चीजें ज्यादा अच्छी हैं। और उसको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? वहाँ का जो प्रोफेसर है, जो टीचर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल है। और इंटेलेक्चुअल का अपॉइंटमेंट कहाँ से होगा? वो गवर्नर एंड जो वाइस चांसलर होगा वही करेगा। किस तरीके का फंक्शन हो नहीं हो, आज यू गेटिंग ना? तो किसको वो बैन करेंगे? अच्छा, ये वाली पर्टिकुलर बॉडी है, मानिए ये इस पार्टी के सपोर्टर है, तो उनका कोई फंक्शन है तो वो अलाउ करेंगे। अगर उनके अपोजिशन है तो अलाउ नहीं करेंगे। तो वो जब फंक्शन होगा तो क्या होगा? अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करेगा, स्प्रेड करेगा। तो ऐसे में देखिएगा कि टसल स्टार्ट हुआ है साउथर्न स्टेट, खासकर केरला, तमिलनाडु, जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, और यहाँ पे गवर्नर के थ्रू वो स्टेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कोर्ट में भी गया है, कोर्ट ने इस पे बोला है कि जो मेन कोर्ट ने भी अपना स्टैंड कई बार बदला है। एक बार कोर्ट ने पक्ष में दिया कि ठीक है, अगर जो गवर्नर है चांसलर को, वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है, दैट इज जस्टिफिएबल, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में कई बार है कि स्टेट उस पर लॉ बना देता है, और अगर प्रेसिडेंट का उस पर उन्होंने एसेंट ले लिया, तो जो स्टेट का लॉ होता है वो सुपरसीड करता है, मतलब वो मान्य होगा और उसी के अनुसार चीजें होंगी। क्लियर हो रही है चीजें? ये थोड़ा सा आपको अभी नहीं समझ में आएगा। ये सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग जब पढ़ेंगे कि सेंटर का लिस्ट होता है, जिसमें सेंटर के पास एक एरिया होता है जिसपे लॉ बना सकते हैं। दूसरा पावर स्टेट के पास होता है, वो स्टेट लिस्ट में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। और तीसरा जो होता है कॉन्करेंट लिस्ट होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर बना दिया तो सेंटर का ही रूल प्रिवेल करेगा। लेकिन फिर से स्टेट उस पे बनाया और स्टेट ने प्रेसिडेंट से जाके उस पे हामी भरवा ली, उसमें अपना सिग्नेचर करा के लॉ बना लिया, तो उस पे जो पावर होगा वो स्टेट का होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रही है? तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले तो यूनियन का लॉ था, फिर स्टेट ने उस पे बनाया, उसने हामी भरा ली, तो फिर क्या होता है? लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है कि हमने करा ली, लेकिन यूनियन फिर भी अपना ही दिखाना चाहता है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे सेम मैटर खासकर डोमिनेंट है। नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस जगदीश खेहर डिसीजन ऑफन कॉन्ट्राडिक्ट सेंटर्स व्यू। तो जगदीश खेहर, व्हाई ही इज इन द न्यूज? जस्टिस जगदीश खेहर, कल इनको पद्म विभूषण दिया गया है, इसीलिए न्यूज में है। ठीक है, तो जस्टिस, ये चीफ जस्टिस भी रहे हैं,
और ये इनके बारे में आज एनालिसिस है कि इन्होंने मैक्सिमम जो जजमेंट दिया गवर्नमेंट का जो स्टैंड था उसके खिलाफ दिया है। ठीक है, तो अभी वो जजमेंट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूज तो हमने देख लिया कि रिपब्लिक डेज में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं यही हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडोनेशिया है। हिज नेम इज द प्रबोवो सुबियांतो। दिख रहा है? जो हमारा थीम है इस बार का, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ये पीसीएस में पूछ सकता है। ठीक है, पीसीएस एंड एसएससी में पूछेगा कि का थीम क्या था और इस समय के जो चीफ गेस्ट थे वो क्या थे। तो ये जो जो चीजें हैं वन लाइनर में पूछी जा सकती हैं। ये हमारा कौन सा रिपब्लिक डे था? 76 यहाँ पे लिखा हुआ है। 75 साल हुए हैं, लेकिन जो ये रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे हैं वो 76 था, क्योंकि जिस दिन 26 जनवरी को हुआ तो वो पहला साल था। जो अगला आया वो 2 बार मना लिया एक ही साल में, तो ये हुआ 75 ईयर्स। ईयर्स जो हुए 75 हुए, लेकिन जो हमने मनाया है वो 76 मनाया। कहीं इसमें लिखा होगा 76 का मतलब समझ में आ रहा है कैसे? एक साल में 2 चांस हो सकते हैं, क्योंकि 1950 में उन्होंने मनाया, फिर अगले ही साल दूसरा मना लिया, तो जस्ट ये 76 वाला स्टार्ट हुआ है। ईयर 75वां है, लेकिन 75वां एक दिन 27 को आया ना, तो ये 76 हो जाएगा। चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे आप पैदा हुए, कोई पैदा हुआ आज, अगले दिन 365 66वां दिन वो क्या हो जाएगा? दूसरा बर्थडे मनाएगा। 365 दिन के बाद उसका फिर बर्थडे आएगा, तो वो 366 दिन में 2 बर्थडे मनाया, बर्थडे उसका सेकंड होगा, पर हुआ एक साल का ना। अभी दूसरे साल में तो अभी एंट्री किया ना। ये वाला थोड़ा सा सी साइड का है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचेगा तो क्लियर होगा। तो ये है 75वां साल, लेकिन जो रिपब्लिक डे हमारा है वो 76 है। कहीं दिया था इसमें। नेक्स्ट न्यूज है रोहिंग्याज को लेके काफी ज्यादा डिबेट चल रहा है, हर पॉलिटिकल में होता है। तो रोहिंग्याज के बारे में जानिए। रोहिंग्याज जो हैं वो मुस्लिम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और खासकर जो म्यांमार का राखीन स्टेट है, एक जैसे इंडिया में यूपी बिहार है ना, वैसे म्यांमार में भी कई स्टेट है। एक स्टेट का नाम राखीन है। राखीन स्टेट में ये लोग एज द अरब ट्रेवलर्स, जब अरब लोग जाके दुनिया में डिफरेंट एरिया में ट्रेड करते थे, तो उस समय वो लोग आए थे और वहां पे राखीन स्टेट में बस गए थे। तो अभी भी है वो राखीन स्टेट में ही है। ये क्लियर हो रहा है? राखीन स्टेट यहाँ कहीं दिया होगा। रोहिंग्याज राखीन स्टेट यहाँ पे है। उस एरिया का जो पहाड़ी एरिया है अराकान वैली नाम है। जैसे हिमालय है, हिमालय में भी कई स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम हिमालय के ही है ना। तो जो पहाड़ी एरिया है वो अराकान है, और उस स्टेट का नाम है राखीन स्टेट है। और जो रोहिंग्यास थे देवर द अरब ट्रेडर्स। हो सकता है कि 1000 साल पहले जैसे अरब कई देशों में गए थे, वहां पे भी गए, वहां के एरिया में बस गए। वहां पे देखिएगा कि धीरे धीरे इनके खिलाफ होता है ना, कि जब पॉलिटिकल पावर बदलती है, आइडियोलॉजी बदलती है, तो किसी एक को दुश्मन ढूंढते हैं। तो वहां पे जो दुश्मन ढूंढा है राखीन, जो रोहिंग्याज है उनको, जो बुद्धिस्ट है, म्यांमार में जो डोमिनेंस मेनली है बुद्धिस्ट का है, तो बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याज के कारण ही वहां पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है रोहिंग्याज कर रहे हैं। जो जॉब लेके जा रहे हैं फालतू का, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, वो रोहिंग्याज के खिलाफ मिल रहा है। तो रोहिंग्याज को विलेन बना के उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया, मारना स्टार्ट किया। तो वो लोग भाग के आए बांग्लादेश में, और कुछ भाग के इंडिया में आए। तो इंडिया में जो आए हैं उनको दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह पे दे के उनको बसा दिया गया है। अब वहां पे है ना, पॉलिटिकल जब पावर होता है, एक आइडियोलॉजी होती है कि सपोर्ट में, एक अगेंस्ट में, तो अब मुद्दा क्या बनाएंगे कि रोहिंग्याज को हम भगा देंगे जब हमारा पावर होगा। बीजेपी वही कह रही है। तो रोहिंग्याज क्लियर हो रही है यहाँ पे। अमित शाह का है या जितने भी पॉलिटिकल अभी हो रहा है, तो बीजेपी का जो स्टैंड है कि हम पावर में आएंगे तो ये सब हम लोग डिपोर्ट कर देंगे इनको। तो रोहिंग्याज क्लियर है। हु आर द रोहिंग्याज? अरब ट्रेडर्स। और किस एरिया से आए हैं वो लोग?
राखीन स्टेट है, और जो वहाँ का हिल एरिया है उसको अराकान वैली कहते हैं। अराकान वैली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का भी जो मानसून जाता है, अरब सागर से जो हवाएं बहती हैं अराकान वैली से ही टकरा के इंडिया में आती हैं। जो इंडिया में बारिश होती है जुलाई अगस्त में, दैट इज ड्यू टू द अराकान वैली का बहुत पार्ट होता है। जैसे हिमालय इधर से वो बैरियर क्रिएट करता है, और इधर जो है वो अराकान है। तो यू शुड रिमेम्बर दिस, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ये। अभी जो हम लोग सपोर्ट भी किए थे, ऑपरेशन इंसानियत भी हमने बांग्लादेश में करा था। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन जो इंसानियत था, दिस इज रिलेटेड टू द जो बांग्लादेश में अभी सिविल वार का कंडीशन था उसमें हमने किया था। तो पूछ देगा कि ऑपरेशन इंसानियत अभी न्यूज में था, किस देश से रिलेटेड है? तो नेपाल, भूटान, 4 ऑप्शन दे सकता है। तो आंसर जो होगा दैट इज बांग्लादेश से रिलेटेड है। मनरेगा भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मनरेगा का जो मेन है गवर्नमेंट का एक्ट है, एक्ट के थ्रू हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रूरल एरिया में 100 दिन का एश्योर्ड जॉब प्रोवाइड करते हैं जो अनस्किल्ड है, मतलब कोई खास उनको गुण की जरूरत नहीं है, बस उनके पास मेहनत करने का एक हो कि डिमांड हो कि मैं मेहनत करना चाहता हूं, मुझे जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट 100 दिन का जॉब देगी। अगर जॉब नहीं दे पाती है तो 100 दिन का जो जॉब का पैसा हुआ वो देना पड़ेगा। ये राइट टू वर्क के अंडर में है। जैसे राइट टू हर इंसान का है ना कि हमें काम करने का अधिकार होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो जो मनरेगा बनाया गया था वो राइट टू वर्क एंड 100 दिन का हमने इस जॉब की बात किया है। अगर जॉब नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट तो पैसा देगी। दिस इज द थिंग। यहाँ पे अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी कई स्टेट में हमने देखा है कि डिले हुआ है, जो पेमेंट हो रहा है दैट इज डिलेड। और डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट है वो कंटिन्यूअसली सेम रहा है, पर मनरेगा के अंदर काम का डिमांड बढ़ा है। जैसे लोगों में है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं है तो लोग कह रहे हैं मनरेगा में ही कुछ काम दिया जाए। करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों रीजन है। करप्शन इसलिए कि कुछ जो पॉलिटिकल, जैसे गांव का जो ग्राम प्रधान है वो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही जानने वालों को, या उनको लगेगा कि ये मेरा वोट बैंक है, अगर इसको ऐसे दिलवा दूं पैसे तो 10 लोगों को वोट दिलवाएगा। तो ऐसे लोगों को वो लोग एक तरीके से फर्जी तरीके से दिलवा देते हैं। तो एक रीजन ये है। दूसरा जो असली रीजन है दैट इज ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है रूरल एरिया में। कई बार जो होता है खेती भी डिसरप्ट हो जाती है। मानिए बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो किसान है उसको भी मनरेगा में जॉब चाहिए होता है। तो ऐसे में भी डिमांड बढ़ा है, पर फंडिंग नहीं बढ़ी है, और दैट्स व्हाई द डिले हो रहा है। दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा शॉर्टफॉल है वेज का। दूसरा है ऑपरेशनल रीजन से भी। ऑपरेशनल रीजन का मतलब जब मनरेगा होता है तो मनरेगा में क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है कि तालाब बनाएंगे तभी तो लोगों को काम मिलेगा। मनरेगा का वर्क कैसे दिया जाएगा? तो जो मानिए उनको तालाब बनवाना है, या कोई छोटा सा रोड बनवाना है, या छोटा सा पुलिया बनवाना है, तो उसमें क्या चाहिए होगा? पैसे, मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो जो मटेरियल का ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से डिले हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई देयर हैज बीन द डिले इनटू द वेज पेमेंट। एक तो काम नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा अगर काम भी दे रहे हैं तो वो डिले कर रहे हैं। खासकर मनरेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब कोविड-19 था। कोविड के टाइम में लोग शहरों से भाग के अपने गांव में आए, लोगों के पास काम नहीं था, तो उन्होंने मनरेगा को चूज किया। तो उस समय गवर्नमेंट ने फंडिंग भी इंक्रीज किया था, 61,000 करोड़ से 1,11,500 करोड़ इन्होंने इंक्रीज किया था। उस समय डिमांड बहुत ज्यादा सडनली इंक्रीज हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा मनरेगा जब कोविड-19 था, लोग अपने अपने गाँव में गए, डिमांड किया, क्योंकि वहां पे दुकानें भी नहीं चल रही थी, तो लोग क्या करेंगे, मनरेगा ही एक लास्ट ऑप्शन था। तो वहां पे काफी डिमांड बढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो एक्ट है मनरेगा का, उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो डिले होना चाहिए, मैक्सिमम जो पेमेंट होना चाहिए 1 वीक के अंदर में हो जाना चाहिए। मानिए आज मैं काम करता हूँ तो मुझे वेतन कब तक मिल जाना चाहिए? 7 दिन बाद। अधिक से अधिक जो डिले होता है वो फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज। 14 डेज के अंदर में मुझे किसी की भी कीमत पे इस एक्ट के थ्रू, जो सेक्शन 3 ऑफ द मनरेगा एक्ट है, मिल जाना चाहिए। क्लियर हो रही है? तो इस पे ये मेन जो है डिस्कशन आजकल काफी डिबेट में है। तो मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनरेगा में क्या दिक्कत है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। ये सब चीजों पे आपका पॉइंट तैयार होना चाहिए। ठीक है। रिपब्लिक का आता है यहाँ पे है 26 रिपब्लिक डे है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, किस तरीके से हम अचीव कर रहे हैं। जैसे हमने वुमेन्स को क्या राइट दिया है उस पे है, क्योंकि विमेन्स सबसे ज्यादा इनजस्टिस किस ग्रुप को है? विमेन्स एक क्यूमुलेटिव है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था,
उसको बनाने के लिए एक असेंबली बनाया था, उसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो नंबर्स ऑफ वुमेन थी 15 थी। तो देखिएगा कि 15 ये है कि इंडिया उस समय बहुत पीछे था, फिर भी हमने वुमेन्स को बैठाया था। बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पे हमने देखा है कि इतने इंक्लूसिव तरीके से हमने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो। जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक वीमेन नहीं थी। अब सोचिए, इतना बड़ा देश, लेकिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त 15 वीमेन को उस असेंबली में बैठा। वैसे ये बहुत कम है। टोटल जो नंबर्स थे वो नियर अबाउट 300 के आसपास थे, 292 से 299 के बीच में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नंबर्स था। तो उस हिसाब से 50% वीमेन होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन का 50% वीमेन है, तो उस हिसाब से 150 कम से कम होना चाहिए। लेकिन 150 का भी 10% है, 15 है, तो कम है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमने बैठाया था, मतलब ये नहीं कि एकदम एब्सेंट था। मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियां होती हैं वहां पे इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है पहले के। अभी तो लोग जबरदस्ती करने लगे हैं, क्योंकि अब तो रूल बन गया है कि वीमेंस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय भी हमने करा था, और इसीलिए देखिएगा कि वीमेंस को रिलेटेड हमने बहुत से प्रोविजन दिए थे। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स में जब आप आर्टिकल 15-16 पढ़ते हैं, वेयर इज 15-16, आर्टिकल 15 से, तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर हमने उसी समय वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए दिया था कि स्टेट चाहे तो अलग से प्रोविजन बना सकती है। तो जो रिजर्वेशन वुमेन्स को हम देते हैं इनटू द डिफरेंट एरिया, वो हमेशा कहाँ से आता है? आर्टिकल 15 एंड 16 से, जहाँ पे साफ साफ हमने मेंशन किया है कि स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन। तो आप जो ये देखते हैं कि बस में मुफ्त महिलाओं के लिए कोई उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा, वो कहाँ से आता है? ये सब यहीं से आता है, ठीक है। जो जॉब में भी जो रिजर्वेशन है फॉर द वीमेन, दैट इज फ्रॉम द दिस आर्टिकल। लेकिन फिर भी अभी हमारे बहुत से एरिया है जहां पे विमेन्स को अभी अधिकार देने के लिए रह गया है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में अभी तुरंत हमने एक लॉ पास किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो लास्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 106, वो विमेन्स रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, काफी न्यूज में था, नहीं सुना? मोदी जी 2019 और 2024 के इलेक्शन में अपनी स्पीच में काफी बोलते थे कि जो कांग्रेस 75 साल से नहीं कर पाई, हमने करके दिखाया। तो वो उसमें एक वुमेन्स रिजर्वेशन की भी वो बात करते हैं, क्योंकि सेंटर में, खासकर पार्लियामेंट में, लोकसभा में नहीं था। तो अभी हमने जो अमेंडमेंट पास किया है उसके थ्रू हम 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी पार्लियामेंट में जो परसेंटेज वीमेन का है 13% के आसपास ही है। तो सोचिए 50% आबादी है, 30%, 13%, 30 नहीं बोल रहा हूँ, 13 बोल रहा हूँ, 13% अभी भी उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो बहुत कम हुआ ना। तो दैट्स व्हाई वी हैव प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन। तो यही यहाँ पे डिस्कशन है कि अभी इंडिया जो कॉलोनियल एरा था लॉ, वो कहीं ना कहीं विमेन्स के राइट को बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज करता है। अभी भी उस तरीके का हमें नहीं राइट्स देखने को मिलता है, इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में क्या रिलेशन है, इन्होंने पूरा यहाँ पे दिया है कि जवाहरलाल नेहरू जो डच ओवर फ्लाइट था, डच के खिलाफ जो उनकी लड़ाई था, अभी हमने डिस्कस किया ना, उसमें हमने इंडोनेशिया का सपोर्ट किया था, ठीक है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है सुकर्नो, जो पहले थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे, पहले चीफ गेस्ट वही थे। और उन्होंने उस समय भी इंडिया में आके बोला था कि इंडिया के जो जो कंट्रीब्यूशन है इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, वो हम भूल नहीं सकते हैं। जो नॉन अलाइनमेंट की बात मैंने बताई थी कि जब दुनिया बटी थी तो इंडिया ने कहा कि हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे, और उसमें जो सपोर्ट सबसे ज्यादा आया था उस समय सुकर्नो ही थे। तो सुकर्नो जवाहरलाल नेहरू का बहुत सपोर्ट किए थे, और इंडिया ने बहुत बड़ा ग्रुपिंग बना लिया था। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसमें जो ये सुपर पावर का ग्रुप था उससे ज्यादा मेंबर थे, 123 के आसपास देश नाम के मेंबर थे। तो अपने आप में अचीवमेंट था कि एक तुरंत आजाद हुआ कंट्री दुनिया के सामने अपने आप को इस तरीके से उतार के ला रहा है कि हम एक तीसरा ग्रुपिंग बना रहे हैं, जो हम आप दोनों के पक्ष में नहीं रहेंगे, हमारा अलग रहेगा। तो कहीं ना कहीं दैट वाज ए पावरफुल मैसेज और पावरफुल स्टैंड ऑफ दिस कंट्रीज। इंडोनेशिया अभी हाल ही में ब्रिक्स में भी ज्वाइन किया है। ब्रिक्स पता है व्हाट इज द ब्रिक्स? ब्रिक्स ग्रुपिंग है, पहले 5 कंट्री थे, अभी 10 कंट्री हो गए। ब्रिक्स में दुनिया के जो बहुत ही तेज डेवलपिंग कंट्रीज है, एक तो डेवलप्ड हो गए, डेवलप्ड में यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया पूरा। लेकिन एक है ना डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब वो देश की इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन अभी भी पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है। जैसे पर कैपिटा इनकम का मतलब ओवरऑल देश की इकोनॉमी हाई है,
लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे है वहां पे अभी भी गरीबी है, तो वहां पे उसको डेवलपिंग कहेंगे, लेकिन उनका इकोनॉमी तेजी से बढ़ रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री में जो टॉप 5 कंट्रीज है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया। इंडोनेशिया तब नहीं था, जब पहली बार बना था तो 5 ही कंट्री था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री थे। अभी हमने ऐड किया है जिसमें ब्राजील ये इंडोनेशिया भी पार्ट है, यूएई पार्ट है, इजिप्ट पार्ट है, इथियोपिया पार्ट है। ठीक है, तो 5 कंट्रीज को अभी ऐड करके हमने जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुपिंग अभी पिछले साल ही बढ़ाया, दैट इज 10। उसके पहले 5 ही था। ओके, तो उसमें भी इंडोनेशिया इंडिया के काफी सपोर्ट में रहता है। नीचे यहाँ पे है ब्रिक्स का पूरा कि अभी कौन कौन है। अभी जो ऐड हुए हैं इसके बाद वाले हैं, ये पुराने हैं और 2023 के बाद से अभी ये ऐड हुए हैं। इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई, दे आर द डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे हमने ऐड किया। इंडोनेशिया तो इसी साल ऐड हुआ है 2025 में, 4 को ऐड किया था, इंडोनेशिया को अभी ऐड किया है। जो ब्रिक्स का स्टार्ट हुआ था 2009 से स्टार्ट हुआ था, टॉप डेवलपिंग कंट्रीज का था। और इसका जो कॉन्सेप्ट किया था वो जिम नील ने दिया था। ठीक है, एक थिंक टैंक थे, उन्होंने स्टार्ट किया था नाम देना। साउथ अफ्रीका को अगले साल ऐड किया था। साउथ अफ्रीका 2009 में नहीं था, 2009 में सिर्फ 4 थे। जो एस ऐड हुआ है वो 2010 में ऐड हुआ है। क्लियर हो रही है ये चीजें। बाद में हमने इसके नाम पे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया था। जैसे हमने कहा था ब्रिक्स का एक अलग बैंक होगा, जैसे आप देखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक? ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, खासकर यूएन के साथ मिलकर काम करता है। और ये किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ भी डेवलपमेंटल कार्य होता है, जैसे कि कुछ आपको गरीब देश है वहां पे बहुत बड़ा डैम बनाना है, नहर बनाना है, तो ऐसे चीजों में कौन हेल्प प्रोवाइड करता है? दैट इज द फंडिंग जो आती है वो वर्ल्ड बैंक से आती है। और जो पूरी दुनिया में करेंसीज को कैसे स्टेबल रखा जाए, ये नहीं कि कोई करेंसी बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, किसी की करेंसी बहुत हाई हो जा रही है, इस सब का रेगुलेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। तो ये दोनों है जो ग्लोबल लेवल पे बैंकिंग एंड करेंसी को कंट्रोल करते हैं। और इन दोनों का जो गठन था, जो दोनों को बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ यूएस। यूएस का डोमिनेंस है। तो हम जो ब्रिक्स के कंट्री चाहते हैं वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जहां पे हमारा भी से हो, हमारा भी उसमें एक दबदबा हो। तो हमने ब्रिक्स के अंडर में न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट किया था 2014 में, जिस साल मोदी जी का गवर्नमेंट आया था उसी साल ये आया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में है। याद रखिएगा ये चीजें, पीसेस के लिए दीज आर इम्पोर्टेंट। और जो उस समय का इन्होंने वो करा था, फोर्टलेजा सबमिट था, फोर्टलेजा में ये सबमिट हुआ था, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्लियर क्यों बनाया था, व्हाट इज द मोटिव, दीज आर द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द दिस फोर्टलेजा सबमिट। कहीं दिखा, कहीं होगा इसमें, उसी सबमिट में हमने लाया था।